Hi everyone, my name is Dr. Prince Bhav Tripathi. I am Master in Cardiorespiratory Sciences. I am a physiotherapist. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही नॉर्मली जो यूज होता है डिजीज का वर्ड, वो है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज का मतलब है, ये एक डॉक्टर थे पार्किंसन, उनके नाम पे इस डिजीज का नाम रखा गया है और ये उन्होंने डायग्नोस किया था सबसे पहली बार। तो ये क्या है एग्जैक्टली? ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी बदौलत हम सोचते हैं, हमारा ब्रेन वर्क करता है, मोमेंटम होते हैं हाथों के, लेग्स के, आँखों का, देखना, सुनना, सब सेंसेस जो हमारा ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। ऐसे ही ब्रेन में केमिकल रिएक्शन होती है जो हमारे ब्रेन के स्टिमुलाइज को कंट्रोल करती है। मतलब हमारे शरीर में जो भी मोमेंटम हो रहा है शरीर का, जैसे परफेक्ट मोमेंटम, जैसे मेरे को इनको हाथ लगाना है, ये मोमेंटम मेरे ब्रेन ने हैंडल किया, मेरे दिमाग से आया कि मैं हाथ लगा सकता हूँ तो हाथ लगाया। अभी आप इमेजिन कीजिए कि सपोज कीजिए मैं इस पैर को हिलाना चाहता हूँ, हिलाया। पर पार्किंसन में क्या होता है, एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखने का काम करता है। उस केमिकल में थोड़ी दिक्कतें आने लगती है, उसके स्त्राव में थोड़ी दिक्कतें आने लगती है। कभी स्रावित होता है, कभी नहीं होता, और कभी कभी बिल्कुल नहीं होता। इस टाइम पे पेशेंट को देखा जाता है कि पेशेंट को ट्रिमेंडियस बबलिंग हो रहा है, ऐसे वो हिलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि एक जो मूवमेंट फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिल रहा था, जो एक परफेक्ट मूवमेंट, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू था। अब उसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई बाधा आ गई, कोई रुकावट आ गई, तो हम मोमेंटम तो कर पाते हैं पर वो फ्रिक्वेंसी, वो डायरेक्शन, वो प्रॉपर तरीके से नहीं जाता। सपोज कीजिए मुझे इनको हाथ लगाना है तो मैं पहले ऐसे ऐसे करूँगा पार्किंसन की डिजीज के अंदर, और मुश्किल से पकड़ पाऊंगा, और पकड़ने के बाद भी ऐसे हिलाता रहूँगा, एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। तो पार्किंसन डिजीज ये है। अब इसमें हमें दूसरा पॉइंट कि इसका इलाज क्या है, कंप्लीटली रिकवर होता है क्या? अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं और आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ये चीज़ें कम होती है, पर प्रॉपरली जाते हुए बहुत कम पेशेंट में इसको देखा गया है। कुछ रिसेंट आर्टिकल्स, कुछ रिसेंट थ्योरीज और प्रैक्टिकल्स ये बताते हैं पेशेंट्स के ऊपर कि ये जाता है, पर इसका टोटल रिकवरी हमें बहुत कम पेशेंट्स में देखने को मिला है। ज़्यादातर पेशेंट में हमें ये इसी तरीके से हिलते हुए दिखाई देते हैं, सारा शरीर हिलता है उनका, और वो एक फ्रिक्वेंटली टारगेट नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। अभी ये पेशेंट के साथ जब हम देखा जाता है तो ये अकस्मात होने वाले मूवमेंट्स के कारण होता है। अकस्मात मूवमेंट्स कैसे? सीढ़ी से गिर गए, एकदम से चल रहे हैं, पैर फिसला, सीढ़ी से गिर गए, गाय ने टक्कर मार दी, सांड ने टक्कर मार दी, बकरी ने आगे टक्कर मार दी। ऐसे टाइम पे जहाँ पे अकस्मात रिएक्शन ब्रेन का होना था, उस जगह पे ये चीज़ें देखी जाती है। तो आपको ये बताया मैंने आपको किस तरीके से ये होते हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचना है, कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आपको ना हो भी तब भी आप टाइट रहें, अपनी बॉडी को बैलेंस रखें और इस चीज़ से बचें कि आपको अकस्मात होने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको इम्पैक्ट कम कर पाए। क्योंकि ये चीज़ें जब एक्सीडेंटली एक साथ एकदम से होती है तो ब्रेन में काफ़ी मात्रा में ये केमिकल घोटाला चालू हो जाता है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा तीसरा पॉइंट कि हमें करना क्या है, पेशेंट को किस तरीके से हैंडल करना है। कोई भी पेशेंट जो होगा पार्किंसन का, उसको देखने को मिलेगा हमें कि उसका जो लेवल है, जो एमआरआई है, वो ज़्यादातर शुरुआत में तौर पे ख़राब आती है, फिर नॉर्मल होती जाती है, और ब्रेन का धीरे धीरे डायमीटर थोड़ा सा हमें छोटा दिखाई देता है एमआरआई के अंदर। अभी ये बात आप ध्यान दीजिए कि ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि छोटा ही दिखाई देगा। ये पार्किंसन डिजीज़ के अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिलता है, मोमेंटम से हम डायग्नोस कर पाते हैं। अब आपको बता, इसको डायग्नोस करने के और भी तरीके हैं जो जब पेशेंट को देखा जाता है तो डॉक्टर इसको धीरे धीरे करके बाय एमआरआई, बाय एनीथिंग डायग्नोस करता जाता है, और इसमें ज़्यादातर हमें डोपामिन लेवल और सेरोटोनिन लेवल देखने को मिलता है, जो डॉक्टर्स हमें आगे जाके इसको करते रहते हैं। अभी आप देखिएगा, पेशेंट जब तक हमें हीमोडायनेमिकली स्टेबल ना मिले, हीमोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब क्या है? पेशेंट का बीपी, सैचुरेशन, ईसीजी और साथ में रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ये सब डायमीटर, ये सब मतलब मेजरमेंट बराबर आने चाहिए, नॉर्मल आने चाहिए, जब जाके हम उस पेशेंट को हीमोडायनेमिकली स्टेबल बोलते हैं। अभी ये टॉपिक आपने देखा कि पेशेंट स्टेबल है।
अब हमें देखना है कि पेशेंट मोमेंटम में कितना वाइब्रेट करता है। किस तरीके से देखेंगे? पेशेंट लेटा हुआ है, हाथ आपको उठाने को बोलना है, पेशेंट को एक्टिव असिस्टेड कराना है। मतलब हम जो रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं उसमें 3 फेज हम बात करते हैं। पैसिव मतलब हम खुद करा रहे हैं, कोई पेशेंट का योगदान नहीं। दूसरा एक्टिव असिस्टेड मतलब हम बोल रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं और पेशेंट काम कर रहा है। और एक्टिव टोटली एक्टिव रेंज ऑफ मोशन मतलब हम सिर्फ बोल रहे हैं और पेशेंट कर रहा है जो हम बोल रहे हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें स्टार्ट करना है एक्टिव असिस्टेड से। इन दिस कंडीशन पैरालिसिस पार्किंसन कंडीशन में पेशेंट को बोलना है, सर हाथ सीधा लेके जाइए पूरा शोल्डर के ऐसे। अभी ये नॉर्मल पेशेंट है हमारे तो इनमें कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, पर पार्किंसन पेशेंट जब ये करेगा तो उनके हाथ में वाइब्रेशन हमें देखने को मिलेगा। सेम लाइक दैट। अब ये वाइब्रेशन हमें फोरहेंड में देखने को मिल रहा है, साथ ही हमें ब्रेन का जो मोमेंटम है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे भी हमें इसी तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। पेशेंट इस तरीके से वर्क करता जाएगा तो हमें सेम लाइक दैट इस तरीके से मूवमेंट मिलेगा। और पेशेंट को पूरा हाथ नीचे ले जाने के लिए बोलना है। पेशेंट का पूरा हाथ नीचे जाता है, कभी नहीं भी जाता, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन इसमें इफेक्टेड नहीं होते। और शोल्डर को नीचे लेके आना है, नीचे ले आइए। सेम लाइक दैट दोनों हाथों में ये देखने को मिलेगा और दोनों पैरों में भी देखने को मिलेगा। अभी इन पेशेंट में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आप कराएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन पेशेंट में ऐसा स्पास्टिसिटी ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। पर इस पेशेंट में क्या होता है, मसल ओवर रिएक्ट करने की वजह से जल्दी थक जाती है। तो हमें डाइट, जो तीसरा हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट है, वो है डाइट, जो हमें प्रॉपर तरीके से देना है। डाइट के साथ एक मोबिलाइजेशन और एम्बुलेशन भी बहुत ज़रूरी है। जब आप पेशेंट को रिकवरी कराने की बात कर रहे हैं तो आपको पेशेंट को एक्सरसाइज में क्या कराना है, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज में ध्यान देना है। एक्सरसाइज कराते वक्त पेशेंट को आपको ध्यान देना है, लिटिल बिट वेट देना है, बहुत आराम से वेट देना है और ग्रिपिंग बराबर बना के रखनी है। देखिएगा आप ग्रिपिंग बनाए, अब पेशेंट कांपेगा तो आपको उनको हाथ में थोड़ा बैलेंस कराते हुए ऊपर लेके जाना है और बहुत ही कम वेट दें जिस वेट को वो हैंडल कर पाए। लाइक सिंपली हमारे हमाम दस्ता रहता है, हलबत्ता जिसे बोलते हैं, वो दीजिए छोटा सा, मतलब मुश्किल से 100 ग्राम का वेट ऐसे पकड़ा के आपको पेशेंट को पूरा मोमेंटम कराना है सपोर्ट के साथ। और वापस लेके आते वक्त भी हमें पूरा मोमेंटम देखना है। ऐसा सारे जॉइंट्स के साथ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करें। मैंने पहले भी हमारे बेड रिडन पेशेंट्स के लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बता रखी है, उनमें आप लिंक देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आपको वेट के साथ करनी है, मतलब ग्रिपिंग के साथ करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, वेट चाहे कम भी होगा तो चलेगा और बहुत कम ही वेट रखना है। 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स इज इनफ। शुरुआती तौर पे यही करें। और सारी एक्सरसाइज आप सारे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एक्टिव असिस्टेड तौर पे कराएं, पैसिव नहीं कराएं, क्योंकि इससे पेशेंट का बैलेंसिंग सुधरेगा, वो समझ पाएगा कि मुझे किस तरीके से बैलेंस करना है। अभी आप देखिए पेशेंट लेटे हुए हैं, हीमोडायनामिकली स्टेबल है। अब हम बात करेंगे कि मोबिलाइजेशन और एम्बुलेशन में किस तरीके से करना है। सबसे पहले पेशेंट की गर्दन के नीचे इस तरीके से हाथ रखें। पेशेंट ज़्यादातर वाइब्रेट करता रहेगा जब आप उसको थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करने को बोलेंगे। तो जब भी आपको ये करना है, पैर के नीचे हाथ रखें, पेशेंट को पैर नीचे करें और पेशेंट को बिठा दें। इस टाइम पे पेशेंट वाइब्रेट हमेशा करता रहता है, इसी तरीके से वाइब्रेट करता रहता है। और ये बिकॉज ऑफ दिस डिजीज इट्स हैपन, तो आपको इसको नज़रअंदाज करना है। बस पेशेंट के साथ आपको कोऑपरेट करते हुए लेना है, पूरा पेशेंट को समझाना है कि सर आपको ये बीमारी हुई है, इसके अंदर हमें वाइब्रेशन देखने को मिलता है और प्रॉपर बैलेंस हमारा नहीं बन पाता, क्योंकि ये एक दिमागी लोचा है। इस तरीके से आपको समझा देना है। कभी भी अकेले इस तरीके से पेशेंट को खड़ा ना करें, क्योंकि जब भी इस तरीके के पेशेंट, पैरालिसिस, पार्किंसन, इस तरीके के पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि पेशेंट काफ़ी डरे हुए होते हैं। और आप इस टाइम पे अगर पेशेंट गिरेगा तो उसका कॉन्फिडेंस जो पहले से लूज है और लूज हो जाएगा। फिर वो भविष्य में चलने की जो हम कोशिश करा रहे हैं उसको चलाने की, उसको कुछ भी मतलब नहीं है उससे। वो बहुत डरा हुआ रहता है और उस टाइम पे वो चलने को ट्राई करने का करता है, पर डर इतना ज़्यादा होता है कि नहीं कर पाता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पेशेंट को ज़्यादा दिन भी रेस्ट कराया तो ये ध्यान रखिएगा, पेशेंट को आराम मिल रहा है, वो ये सोचेगा
कि अब आराम की ज़िंदगी है, चलने दो। तो ये आपको उसके दिमाग में नहीं बैठने देना है, उसको समझाना है कि मोमेंटम से वो क्या क्या कर सकता है, चल सकता है, अपने खुद के काम कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को खड़ा करना है, पेशेंट वैसे वाइब्रेशन मोड में रहता है, खड़ा करना है, वो बहुत ज़्यादा हिलता रहता है और उसके हिप के ऊपर भी उसका कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसे टाइम पे आपको दोनों हाथों से पकड़ के उसको लेना है और इस टाइम पे आपको पेशेंट को एक वॉकर या फिर फ्रेम जो आता है पकड़ने का वो देना है, उसके साथ चलाना है और बिना उसके नहीं चलाना। हर बार आप क्वेश्चन पूछें, सर आपको डिसैचुरेटेड तो नहीं लग रहा, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं। सांस वगैरह बराबर ले पा रहे। इस तरीके से आपको पूछ के हैंडल करना है और हर एक 10 सेकंड में नहीं, हर एक सेकंड में जो पैर आगे आप बढ़ा रहे हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ ही आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्ते।